सफलता की गारंटी माने जाने वाले आईआईटी में भी नौकरी की किल्लत अब देखने को मिल रही है। जी हाँ, करोड़ों की नौकरी जहां पर मिलती थी आईआईटी में, जहां प्लेसमेंट्स होते थे इतने ऊंचे ऊंचे पैकेजेस में, वहां पर हाल ये हो गया है 10 लाख या उससे कम की भी सालाना पैकेज की नौकरी अब बच्चों को लेनी पड़ रही है। प्लेसमेंट के मामले में इन दिनों देश के आईआईटी की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। एक वक्त हम सब जानते हैं आईआईटी कॉलेजेस में पढ़ना ही सुनहरे भविष्य की गारंटी माना जाता था, लेकिन अब हालात ये हैं कि आईआईटी में पढ़ाई करके भी 38% छात्र बेरोजगार हो रहे हैं। बात किसी से छिपी भी नहीं है कि आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन के लिए कितनी मशक्कत यहां पर करनी पड़ती है, तब जाकर आईआईटी कॉलेज में पढ़ने का सपना साकार हो पाता है। लेकिन फिलहाल आईआईटी कॉलेज में प्लेसमेंट की जो हालत है उसे देखकर युवा पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और इस बेहद खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हम आईआईटी की मौजूदा जो हालत है प्लेसमेंट्स को लेकर उस पर बात करेंगे, जो नौकरियों का संकट है उस पर बात करेंगे, और साथ ही आने वाले वक्त में किस तरह के बदलावों की जरूरत है, किस तरह से शिक्षा प्रणाली में बदलाव होने चाहिए, किस तरह से इस पूरे सेक्टर में जो हमें कमजोरी देख रहे हैं कब तक उस बादल से ये निकल पाएगा, वो बादल छट पाएंगे। तमाम मुद्दों पर हम राय लेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्टों से। मेरे साथ डॉक्टर प्रतिभा जैन, फाउंडर सीईओ एडू अब्रॉड कंसल्टिंग, जुड़ गई हैं। आदित्य नारायण मिश्रा, सीईओ डायरेक्टर सीआईएल एचआर, और साथ ही आशीष पंड्या, एसोसिएट प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आशीष सर, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले, क्योंकि तमाम मुद्दों पर जब भी आईआईटी का कोई भी टॉपिक होता है तो आप ही से बात होती है, आप ही हमें ट्रेंड्स बताते हैं। लेकिन ये जो नया मामला है ये तूल पकड़ रहा है और काफ़ी गंभीर मामला भी है सर, क्योंकि विप्रो, इन्फोसिस जैसी कुछ नामी आईआईटी कंपनियों ने तो कॉलेज प्लेसमेंट्स अपने फ्रीज कर दिए हैं। पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ले ऑफ्स का भी सिलसिला जो है वो चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल कंपनीज की बात करें या भारतीय कंपनियों की बात करें, अब मामला ये हो चुका है कि जो टारगेट होते हैं प्लेसमेंट्स के, जो रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है, उसमें 38% छात्र बेरोजगार हैं, इतनी महंगी पढ़ाई करने के बावजूद भी। तो जरा जमीनी हकीकत से हमारा परिचय करवाएं सर। इसमें कुछ लॉजिस्टिकल पॉइंट्स भी हैं जी। कि प्लेसमेंट जो पहले दिसंबर जनवरी महीने में पूरा हो जाता था, हम्म। अब वो अगले महीने तक भी जारी रहेगा हम्म। और धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही हम्म। है। ये एक लॉजिस्टिकल डाटा पॉइंट है। जो ब्रॉड इशू है, विच इज लाइक अ वेरी वेरी मैक्रो इकोनॉमिक इशू, हमारे हमें देखना होगा कि अ, अब बहुत कुछ दिनों पहले तक जो जिसको हम इकोनॉमी कहते थे, दिस इकोनॉमी वाज नॉलेज इकोनॉमी। सो इफ यू आर कॉम्पिटेंट, इफ यू आर नॉलेजेबल, यू आर नॉट, योर आइडेंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी है वो एक प्रोफेशनल की तरह ज्यादा होती थी, एम्प्लॉय की तरह कम होती थी। तो ये ट्रेंड नॉलेज इकोनॉमी में शुरू हो गया। अब जब जिस इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी। बहुत बड़ी संख्या में काम करना, किसी बहुत बड़ी एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के साथ जो ऑर्गेनाइजेशंस काम करते थे, अब उनकी संख्या धीरे धीरे न्यू टेक्नोलॉजी फॉर्म्स में कम होती जाएगी। आप देखिए, जिन कंपनीज ने पूरा का पूरा इंडस्ट्री का ट्रेंड चेंज कर दिया, आप चैट जीपीटी की बात आज करें या व्हाट्सएप की बात आज के 10-15 साल पहले करें, ये बहुत छोटी कंपनीज थी जिनमें बहुत बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज नहीं थे, लेकिन इनकी टेक्नोलॉजी डिस्ट्रप्टिव थी। और तो अब नॉलेज इकोनॉमी से हम एंटरप्रेन्योरियल इकोनॉमी में एंटर कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज फ्रीलांसिंग स्पेस में बढ़ रही हैं और एम्प्लॉयमेंट स्पेस में कम हो रही हैं। तो हमको इसको एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में देखने की आवश्यकता है कि और ये एक स्थिति है। और चूंकि ये स्थिति बन रही है, तो हम देख रहे हैं कि आईआईटी में पढ़ाई करने के बाद भी ये एक गारंटी नहीं है कि आपको आपकी ड्रीम कंपनी में जॉब मिल जाए, क्योंकि ड्रीम कंपनी
में काम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, जो स्किल की आवश्यकता है, वो भी चेंज हो रहा है और जिस स्केल पे पहले एम्प्लॉयमेंट होता था, वो टेक्नोलॉजी की वजह से कम हो रहा है। तो ये स्थिति इसको मैं इस तरह से देखता हूँ। ऐसे काफ़ी बुनियादी मुद्दे आपने सामने रखे हैं। प्रतिभा जी, जो ट्रेंड्स यहाँ पर आशीष सर ने हाईलाइट किए हैं वो तो साफ तौर से दिखाई दे ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा प्रणाली में भी एक रिडंडेंसी है जो कि इस गैप को फिल नहीं करती हुई दिखाई दे रही है। जो पढ़ाई इंडस्ट्री को ज़रूरत है और जो पढ़ाया जा रहा है उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। एक मुद्दा ये भी सामने आ रहा है कि जो क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन है उसको भी बच्चे तवज्जो देने लग गए हैं। क्यों नहीं देंगे? अगर आपको जहाँ पर करोड़ों की जो तनख्वाह हेडलाइन बनती थी वो गिरकर अब 10 लाख तक के पैकेजेस पर आ गई है, तो बच्चे भी तो सोचेंगे कि इतनी मेहनत, इतने पैसे डाल के जो शिक्षा ली है, क्यों ना बाहर चला जाए और बाहर ही जाकर नौकरी कर ली जाए। हालांकि मैक्रो एनवायरनमेंट में बाहर भी कोई खास इस क्षेत्र में हम नहीं देख रहे हैं कि तरक्की हो रही है, लेकिन वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी भी बदल रही है। बहुत सारी कंपनियां जो हैं अपने आप को अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं इस बदलती हुई टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि एक तो इंडस्ट्री की जो धीमी रफ्तार है उसका खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है, तो और जो गैप है बीच में वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो प्राइवेट कॉलेजेस से हायरिंग करने की सोच रहे हैं, वो इंटर्न्स रख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि स्टाइपेंड दे दीजिए कुछ हजार का, उसी से काम चल जाएगा, बाकी उस बच्चे को ट्रेन कर लेंगे ऑन द जॉब। तो ये जो शिफ्ट है, क्या हम इसको एक शिफ्ट की तरह देखें? किस तरह से पूरी सिचुएशन एक छात्र के लिहाज से मुझे अगर एनालाइज करनी हो तो मैं करूं? छात्र के पूरा एनालिसिस करते हैं तो ऐसा नहीं है कि जॉब नहीं है, पर जो ट्रेडिशनल जॉब्स थे कि भी मुझे मैन्युफैक्चरिंग में जाना है, इन्फोसिस में जाना है, वो प्रवृत्ति हमें बच्चों की चेंज करनी पड़ेगी। आज अगर आप देखें कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीविजन है, मीडिया है, म्यूजिक है, उनकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो हमें जब इंजीनियर, उसमें भी इंजीनियर की जरूरत है, हॉस्पिटैलिटी में इंजीनियर की जरूरत है, तो थोड़ा सा एक जो मेंटल माइंडसेट है इंटरडिसिप्लिनरी, कि मेरी जो जरूरत है वो खाली एक मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर आईटीसी को जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत बहुत ज्यादा, एक्चुअली एक तरफ देखें तो अब जो स्कोप ऑफ वर्क है वो हर इंडस्ट्री में आ गया है। बैंक को चाहिए, आज एक बड़ा फेमस आईआईटी ग्रेजुएट है जिसने अमेजॉन प्राइम वीडियो इन्वेंट किया, पहले था ही नहीं, अभी उससे ही 10,000 इंजीनियरिंग जॉब्स क्रिएट हो गए। तो अगर इंजीनियर सोचता है कि मेरी जरूरत अब बढ़ गई है एंड थोड़ा मेंटल एक अप्रोच रखता है कि मैं कुछ भी काम कर सकता हूँ, मेरी जो स्किल है वो हर एक जगह यूजफुल है, तो उसको जॉब की कमी नहीं है। आई थिंक जो एक विकल्प चाहिए कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, नंबर वन। नंबर टू, एक स्टार्टिंग सैलरी के ऊपर ज्यादा तवज्जो नहीं दे कि 10 लाख मिलना चाहिए कि 1 करोड़ मिलना चाहिए। एक फर्स्ट जॉब जो है वो भी एक एक्सटेंशन मैं समझती हूँ एजुकेशन का है, एंड ये अप्लाई करता है नॉट ओनली आईआईटीज पर हर एक स्टूडेंट को अप्लाई करता है। अगर सैलरी पे तवज्जो ना देकर अगर हम देखते हैं कि इसमें मैं सीख क्या रहा हूँ, इसमें नई चीज क्या है, तो हेल्थ सेक्टर, ऑगमेंटेड रियलिटी, मेरा एक स्टूडेंट है जो स्पोर्ट्स ट्रेडिशनल ट्रेनिंग कर रहा माइंडसेट, है, पर प्रतिभा उसमें जी ट्रेडिशनल माइंडसेट तो सैलरी का ही था ना। आप इस क्षेत्र में इसकी पढ़ाई इसीलिए करते थे क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आपके लिए जरिया था तनख्वाह कमाने का, पैसे कमाने का। आपकी जो स्टार्टिंग ही होती है वही अगर करोड़ों में आपको, और ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, हमने देखा है इसकी हेडलाइंस बनते हुए, हमने और आपने कई बार चर्चा भी की है। तो अब आप ये कह रही हैं कि बुनियादी माइंडसेट ही आपको बदलना होगा, आपको अभी इतने बड़े बड़े पैकेजेस की उम्मीद ही छोड़ देनी चाहिए। नहीं, मैं कह रही हूँ 10 लाख आपको मिलेंगे, पर जरूरी नहीं मैन्युफैक्चरिंग में मिलेगा या आईटी सेक्टर में मिलेगा। आप थोड़ा ब्रॉड करके अप्लाई करिए ना, आप होटल सेक्टर में अप्लाई करिए, टेलीविजन में अप्लाई करिए, फिल्म मेकिंग में अप्लाई करिए, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अगला सवाल अप्लाई मैं आपसे करिए। यही पूछूंगी कि अभी भी आईआईटी में कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मोटी तनख्वाह की गुंजाइश है, उसका हम आपसे एक हल लेंगे। लेकिन आदित्य जी,
बहुत सारे एक्सपर्ट्स कुछ इस बात पर भी इशारा दे रहे हैं कि जो मेंटल स्ट्रेस है बच्चों में वो लगातार बढ़ता हुआ पाया गया है। आईआईटी रुड़की की बात करें, आईआईटी कानपुर की हम बात करें तो कुछ सुसाइड केसेस भी पिछले दिनों सामने आए हैं। और देखिए, ये तो रिपोर्टेड केस है जो सामने आ रहे हैं, अनरिपोर्टेड कितने हैं, अनगिनत, हमें तो पता ही नहीं। क्या आप इसको एक फैक्टर मानते हैं आदित्य नारायण जी? हाँ, ये देखिए मेंटल स्ट्रेस की ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि ये खाली आईआईटी नहीं, हर कोई इंस्टीट्यूशन में ये तो अभी बढ़ रहा है, क्योंकि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनरेटिव एआई, न्यू इंडस्ट्री सेक्टर्स, ये सब इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं कि एक एक लड़का या लड़की जो 4 साल के लिए एंटर होता है वो उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, वो 4 साल में ही इतने सारे चेंजेस हो जा रहे हैं। तो वो माइंडसेट को हमें उतना एक्सिलरेशन में बदलना पड़ेगा, वो एक चीज है। और दूसरा ये है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल्स बढ़ रहे हैं, उसके तो कारण देखिए, वो हमारा भारत का जो अर्थनीति है वो अभी पूरा सारा दुनिया से जुड़ चुका है। तो ग्लोबल इकोनॉमी का जो सिचुएशन है उसके लिए हमारा स्ट्रेस इंडियन इकोनॉमी में काफी दिखाई दे रहा है हमें। और आईआईटी की स्पेसिफिकली बात करें तो उनके एम्प्लॉयर्स जो थे, बहुत सारे लार्ज ग्लोबल कंपनीज थे। अभी वो ग्लोबल कंपनीज में बहुत सारे इम्पैक्ट आना लग गया है, तो इसलिए उधर जॉब सिचुएशन का एंजाइटी हो रहा है। लेकिन आईआईटी जो जाते हैं वो हमारे देश के सबसे ब्रिलियंट बच्चों में माने जाते हैं, और उनको ही हमें ये बताना पड़ेगा कि आपका सोच को बदलनी होगी कि जब कुछ कोई चैलेंजेस आए तो चैलेंजेस को डील करने के लिए हमें अल्टरनेट पाथ, जो कि एंटरप्रेन्योरल एक करियर है, एक अपॉर्चुनिटी है। और डॉक्टर प्रतिभा जी ने बताया कि देखिए बहुत सारे इंडस्ट्री सेगमेंट्स हैं, शायद अभी बच्चे वो सोच नहीं रहे हैं, उनको ये सोच की जरूरत है, इसको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। और ये तो रियलिटी है, अभी ये रियलिटी से हम दूर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में अभी न्यू टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, उसको तो इंडस्ट्रियलिस्ट और जो टॉप लीडर्स हैं वो तो डिप्लॉय करेंगे ही। इसलिए वो नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेशर्स एंड द टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट इज ऑल गोइंग टू चेंज, इज चेंजिंग ऑलरेडी। तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए लोगों को खाली आईआईटीज नहीं, नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उस पे उन लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। और इन एनवायरनमेंट के ऊपर उनको ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहूंगा। आशीष सर, देखिए, ग्लोबल हेडविंड्स जो हैं वो हैं, लेकिन हमारे यहाँ पॉलिसी के लिहाज से, पॉलिसी पर्सपेक्टिव के लिहाज से किस तरह के बदलावों की ज़रूरत है? हम जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की एक वेव निकल के आ रही है। बहुत सारे बच्चे मेरे ख्याल से पढ़ाई लिखाई करके तो जॉब अप्लाई भी नहीं कर रहे हैं, सीधा अपना कुछ शुरू करना चाहते हैं। और एंटरप्रेन्योर की जो वेव है उसने कुछ सालों से तूल भी पकड़ लिया है, और ऐसा नहीं है कि उसके लिए नीतियाँ नहीं बनी हैं, उसको लेकर रिफॉर्म सामने नहीं आ रहे हैं। सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, राज्य बहुत कुछ कर रहे हैं। तो क्यों उसको लेकर कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई में और मार्गदर्शन में कमी आती हुई दिखाई दे रही है? पॉलिसी पर्सपेक्टिव अगर हम देखें तो वो इतना मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि छोटे मझोले शहरों के बच्चे तो आप छोड़ ही दीजिए, हम तो क्रीमी लेयर की क्राउड की बात कर रहे हैं, हम तो टियर 1 बच्चों की बात कर रहे हैं, अर्बन बच्चों की बात कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर नाकामयाबी हासिल हो रही है। आशीष सर, मेरे हिसाब से अगर आशीष जैसे सर? हेल्थ सेक्टर है इस आशीष वक्त, सॉरी जी, ये अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप का जो ट्रेंड देखें तो उसमें जो बेस्ट केस सिनेरियो है उसमें भी 5 से 10% बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ही ग्रेजुएशन के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में जाते हैं। बाकी 90%
जॉब मार्केट में ही आते हैं या हायर स्टडीज में। पहले हायर स्टडीज पर्टिकुलरली इन द फॉरेन कंट्रीज वो एक अट्रैक्टिव ऑप्शन था, क्योंकि वहाँ पे इकोनॉमी फ्लरिश कर रही थी और वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी। अब वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज का भी ऑप्शन कम अट्रैक्टिव हो गया है, क्योंकि वहाँ पे भी जॉब का क्राइसिस है, वहाँ पे भी टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव हुई है, वहाँ पे भी एआई और बहुत और दूसरी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज ने जॉब की संख्या को कम किया है। तो अगर नीतिगत दृष्टि से देखें तो भारत को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और अधिक नीति निर्माण की और अधिक ट्रेनिंग की और अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। एक लेवल पे इन्वेस्टमेंट जो एमएसएमईज में बढ़ा है पिछले 8-10 वर्षों में, कई स्कीम्स आई हैं, मुद्रा योजना 3 लेवल पे अप्लाई हुई है, पर उससे जो जॉब क्रिएट हो रहे हैं वो आईआईटीएंस को एब्जॉर्ब करने वाले नहीं है। आईआईटी स्टूडेंट्स उसमें अट्रैक्ट नहीं होते। हमको हायर लेवल मैन्युफैक्चरिंग के नीति निर्माण पे मुझे आशा है कि और ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। आईआईटी बॉम्बे में मैं देखता हूँ कि चिप मैन्युफैक्चरिंग का एक हब बनाने में आईआईटी के मेरे कुछ कलीग्स बहुत एक्टिवली उसको परस्यू कर रहे हैं। ऐसे और भी सेक्टर्स, हाई टेक सेक्टर्स आइडेंटिफाई करके उसमें पॉलिसी, उसमें इन्वेस्टमेंट और कॉम्पिटेंस बिल्डिंग तीनों की आवश्यकता है। तभी हम हाईली टेक्नोलॉजिकली कॉम्पिटेंट इंजीनियर्स को उसमें एम्प्लॉय कर पाएंगे। ये थोड़ा एक मीडियम टर्म रास्ता है, लेकिन भारत या कोई भी देश बिना मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रॉन्ग किए ब्रेकआउट कंट्री नहीं बन पाया। एक लेवल के बाद उनकी इनकम तभी बढ़ती है जब एक्सपोर्ट बढ़ता है, और उसके लिए हमको एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन और हाईटेक सेक्टर में जाना होगा। तो ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ग्लोबल ट्रेंड का अगर हम सिर्फ सब्जेक्ट बनना नहीं चाहते, हम अगर ये नहीं चाहते कि नहीं तो टेक्नोलॉजी ग्लोबल ट्रेंड आर अफेक्टिंग आवर इंडस्ट्री एंड आवर टैलेंट, देन वी हैव टू प्रोएक्टिवली pursue and create the ambience, create the ecosystem जिसमें कि हाई टेक इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके। प्रतिभा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कह रही थी जैसे हेल्थ सेक्टर है, जैसे जी। इस वक्त रोबोटिक सर्जरीज का बहुत बड़ा नाम है। बिल्कुल। अब रोबोटिक सर्जरीज के लिए आईआईटी लेवल ही इंजीनियर वो डॉक्टर के साथ काम कर सकता है, क्योंकि हाई एंड इक्विपमेंट तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, बट उस इक्विपमेंट को संभालने के लिए, उस इक्विपमेंट के साथ काम करने के लिए एक आईआईटी इंजीनियर प्लस डॉक्टर दोनों मिलके ये सर्जरी सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर ओपन अप हो गया है, क्योंकि अब रोबोटिक्स इन हेल्थ केयर बहुत कॉमन हो गया है और बढ़ सकता है। लुकिंग एट हमारे डॉक्टर्स वेल ट्रेन्ड है, और अगर आईआईटीएन उसके साथ जुड़ जाता है तो वो एक हमारा एक निश सेक्टर बन सकता है, जो अभी तक हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया। क्योंकि इक्विपमेंट तो हम मंगा सकते हैं, बट उस इक्विपमेंट को मैनेज करने के लिए नॉर्मल इंजीनियर नहीं कर सकता। तो जैसे पांडे सर ने बोला कि ये एक हाईली क्वालिफाइड इंजीनियर का ही काम है, तो उसमें वो भी खुश और सर्जन भी खुश, और जो पेशेंट है उसको भी बेस्ट हेल्थ केयर इन इंडिया मिल सकती है। बिल्कुल। आदित्य जी, अब थोड़ा सा हम छात्रों की तैयारी करवाते हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट है पूरे माहौल में। आपके मुताबिक अब क्योंकि अब प्लेसमेंट रिक्रूटमेंट भी हम देख रहे हैं कि नहीं होती हुई दिखाई दे रही, अब कैसे आगे बढ़ा जाए? तमाम तरह की टिप्स कुछ चर्चा में से अब तक निकल ही चुकी है कि अपने दायरे को आप बढ़ाएं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप ना रखें। लेकिन अब जो बच्चे शायद इस क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, क्या वक्त आ गया है कि वो अपने लिए कुछ और विकल्प भी सोचना शुरू कर दें? क्या कहेंगे आदित्य जी? आज देखिए, जैसे बदलते हुए ये एनवायरनमेंट है, तो उसको हमें ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस करने ही होंगे। आप देखिए, ये जो इतने सारे आईआईटीज के इंजीनियर सब इंटरनेशनली वो मूव करते हैं, वो जाकर वहां पे आर&डी और पेटेंट्स ये सब पे इतना रिसर्च के काम और इतना कंट्रीब्यूशन करते हैं ग्लोबल इकोनॉमी और अपने
वो यूएस में जा रहे हैं या यूरोप में जा रहे हैं, ये काम वो कर रहे हैं इतने सालों से। हमें हमारा देश में वो थोड़ा चेंज लाना पड़ेगा, पॉलिसीज में कुछ इंसेंटिव्स इंडस्ट्री को देना पड़ेगा, ताकि ये लोग जो आईआईटीज और जो प्रीमियम कॉलेजेस से पास करते हैं, उनका जो एम्बिशन है वो एम्बिशन वो लोग फुलफिल कर सकें। ये एक पॉइंट है। और सेकंड ये पॉइंट है कि देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का इवन इफ वो 5 या 10% बच्चे जा रहे हैं वो लाइन पे, लेकिन उनका स्किल लेवल को कैसे और भी बढ़ाया जाए टू मैनेज एन एंटरप्राइज। अभी तो हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो करिकुलम में उनको हमने पढ़ाया, टेक्नोलॉजी के बारे में ओवरऑल एक आइडिया दे दिया, लेकिन एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनको जो जो सब चाहिए, नॉलेज और स्किल चाहिए, एक्सपोजर चाहिए, उसको हम कैसे इम्पार्ट करें, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। और ये जो आपस में उनका जो ग्रुप में, कम्युनिटी में डिस्कशन होकर, थोड़ा हमें पूरा सोशल सिस्टम्स को, इन सोशल थिंकिंग को भी थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस चेंज होंगे तो अकॉर्डिंगली पूरा इकोसिस्टम में, खाली एजुकेशन नहीं, इंडस्ट्री नहीं, इवन आवर फैमिलीज। सो क्योंकि एक बच्चे के ऊपर इतने सारे इन्फ्लुएंसर्स काम करते हैं, एक तो फ्रेंड्स हैं, एक प्रोफेसर्स, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री, मीडिया, फैमिली, all of us are influencing their thinking. I think ये हम लोग ये सब मिलकर ये काम कर सकें तो हमें तो बहुत ही ग्रो, अभी हमारा इकोनॉमी 3-4 ट्रिलियन की है, और हमें तो 10 ट्रिलियन का इकोनॉमी होना है कि अगले 4-5-6 सालों में। इतने सारे नौजवान आ रहे हैं हमारे लेबर पूल में, वो इकोनॉमी को $10 ट्रिलियन का इकोनॉमी नहीं बनाते हैं अगला 5-6-7 साल में, तो हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का ये जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन बहुत ही इंटेंस हो जाएगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमें पॉलिसी लेवल में चेंज करना चाहिए, हमें स्टूडेंट का एक्सपेक्टेशन और एम्बिशन लेवल में थोड़ा चेंज करना चाहिए, करिकुलम लेवल में थोड़ा चेंज करना चाहिए, और तो सब लोग मिलकर ये काम कर सकें तो हो सकता है। खाली एकेडमिक इंस्टीट्यूशन चेंज करेंगे तो नहीं होगा, खाली इंडस्ट्री चेंज करेगा तो नहीं होगा, खाली गवर्नमेंट चेंज करेंगे कुछ पॉलिसीज नहीं होगा। ये सब लोगों को हमें मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया बदल रही है। तो नए नए टेक्नोलॉजीज इतनी जल्दी जल्दी आ रहे हैं, तो उनको समझने के लिए हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग की एक वो एम्बिशन लेके, एक नॉर्मल मेथड लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। काफ़ी उम्दा बात आपने कही है कि केवल एक तरह के बदलाव से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समय बदल रहा है, टेक्नोलॉजी बदल रही है और सेक्टर्स नए नए उभर रहे हैं, ओपन अप हो रहे हैं। ट्रेडिशनल पैटर्न जो हम देखते आए थे वो बदलकर अब नई दिशा की ओर और नए भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो बुनियादी बदलावों की ज़रूरत है और यहाँ पर सभी स्टेक होल्डर्स की भागीदारी ज़रूरी होगी। फिलहाल मेरे पास समय समाप्त हो चुका है इस चर्चा के लिए, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों का और छात्रों का मार्गदर्शन किया। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।